हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 5 वो पेपर 6 के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस। और यदि आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स या सेशन चाहिए, उसका कमेंट बॉक्स में नाम लिख कर दो, इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क दिए जाएंगे। या आपके छोटे भाई बहन को भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य नाम लिखे, इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क दिए जाएंगे और इसके बदले में एक सब्सक्राइब कर लेना। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो इस तरह के कमेंटों की संख्या कुल मिला के लाखों में है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों का ही दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो जब को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो यहाँ पर कमेंट दिखाने का तात्पर्य ये है कि मैं पिछले 5 वर्षों से यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को नोट्स व सेशन देने का काम करता हूँ बिल्कुल निःशुल्क। और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं आप लोगों को, वो सजेशन से ही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम छपते हैं। इससे बाहर एक भी सवालात आपके एग्जाम में नहीं बनते। ये जो है उसका प्रूफ आप कमेंट में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कमेंट में सेम यानी कि पढ़ सकते हो आप, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि सर आपने जो बताया वही सेम टू सेम छपा है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, मेरे द्वारा जो अभी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे उसे आप अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है, लिख लो, क्योंकि मैं पिछले 5 वर्षों से विद्यार्थियों को, यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को नोट्स व सेशन देने का काम करता हूं। कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस जो है अब देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे सेलेक्टेड प्रश्न को लिख लो क्योंकि यही छपने वाला है। ठीक है प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं साइकोलॉजी। बोले तो साइकोलॉजी के पेपर 5 के सवाल देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 6 के सवाल। सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड हैं। ठीक है, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है साइकोलॉजी के प्रोफेसर के द्वारा तैयार किए गए हैं काफ़ी सरल और आसान शब्दों में। यदि इन प्रश्नों का उत्तर यदि आप देख लेते हो तो कुल मिला के एक यानी कि मन की गति से इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप याद कर सकते हो और पूरे लाइफ टाइम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, और मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को यदि आप सेम टू सेम एग्जाम हॉल में लिख लेते हो तो एग्जामिनर भी यानी कि जो कॉपी जाते हैं वो भी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको फुल में फुल मार्क प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें भी सरल और आसान शब्दों में उत्तर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख लेना। फिर मैं बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे आप सेकंडों में प्राप्त करके अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी इन प्रश्नों को लिखोगे। ठीक है, तो पेपर 5 के सवाल आप देखें। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप सभी जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में वेबर के योगदानों की व्याख्या करें। ठीक है प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को यदि आपने नहीं लिखा है तो कॉपी में लिख लो। इसके उत्तर की बात हम लोग विस्तार से करेंगे, कैसे आप इसका उत्तर प्राप्त कर पाओगे। पहले आप प्रश्न को लिख लो और उत्तर देने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा झलक भी देता चलता हूँ सभी प्रश्नों का, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, उत्तर को प्राप्त करने से पहले इन प्रश्नों का मैं थोड़ा सा छोटा सा झलक देता हूं आपको। ये वेबर महोदय का नाम क्या है पता है आपको? अर्नस्ट हेनरिक वेबर। ठीक है, वेबर एक जर्मन चिकित्सक थे जिन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के संस्थापकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, जब प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की बात आती है तो उसमें से एक यानी कि सबसे श्रेष्ठ रूप से माना जाता है वेबर को। वेबर की मुख्य रुचि स्पर्श, इसके बाद किनेस्थेटिक्स की भावना थी। ठीक है, प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में उनका सबसे यादगार योगदान ये सुझाव है कि संवेदी भिन्नताओं के निर्णय सापेक्ष होते हैं, ना कि निरपेक्ष। ये सापेक्षता वेबर के नियम में व्यक्त की गई है, जो बताती है कि उचित ध्यान देने योग्य अंतर या JND चल रहे उत्तेजना स्तर का निरंतर अनुपात है। वेबर के नियम को एक समीकरण के रूप में वर्णित कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, वेबर के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से लिखे हुए हैं, जिसे देखते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, समझ सकते हो कितने आसान शब्दों में लिखे गए हैं। तो उत्तर की बात हम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखना अति आवश्यक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपने कॉपी में क्वेश्चन को लिख लिया होगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है, इसे आप कॉपी में लिख लोगे। मनोविज्ञान के विकास में जेम्स के योगदान की व्याख्या करें। मनोविज्ञान के क्षेत्र में जेम्स महोदय का क्या योगदान रहा है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पिछले कई बारों से यानी कि लगातार पूछे जा रहे हैं। पिछले 7 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। अब पता नहीं इस प्रश्न की खूबसूरती क्या है, परंतु लगातार पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपने कॉपी में लिख लिया होगा मनोविज्ञान के विकास में जेम्स के योगदान की व्याख्या। तो प्यारे दोस्तों, विलियम जेम्स यानी कि जेम्स का पूरा नाम क्या है? विलियम जेम्स। ठीक है, इनका जन्म मान के चलते हैं, यानी कि इनका जन्म जो है 11 जनवरी 1842 ईस्वी को होता है। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है 26 अगस्त 1910 को हो जाता है। ये कहाँ के थे? तो अमेरिका के एक दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये दार्शनिक भी थे और मनोवैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने चिकित्सक के रूप में भी यानी कि प्रशिक्षण पाया हुआ था। यानी मल्टी टैलेंटेड आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि ये दार्शनिक भी थे, मनोवैज्ञानिक भी थे और कहीं ना कहीं चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षण भी पाया हुआ इंसान था ये। इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शक शास्त्र से यानी कि
दर्शन शास्त्र से अलग किया था, यानी पृथक किया हुआ था। कौन? तो विलियम जेम्स मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर दिया था, इसलिए उन्हें यानी कि विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। आपसे एक प्रश्न कर दिया जाए, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो आप प्यारे दोस्तों आंसर दोगे यानी कि विलियम जेम्स। इनकी जन्म कब हुई थी? 11 जनवरी 1842 ईस्वी को, और मृत्यु कब हुई थी? 26 अगस्त 1910। और ये अमेरिकी दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षण पाया हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को झलक दिया। इसका उत्तर काफ़ी आसान व सरल शब्दों में तैयार किया, काफ़ी अट्रैक्टिव वर्डों में तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में वुंट के योगदानों की व्याख्या करें। ठीक है, ये प्रश्न भी ना काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो प्यारे दोस्तों, वुंट का पूरा नाम आपको जानना चाहिए, विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट। विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट। थोड़ा सा हम झलक दे देते हैं, प्रश्न को आप अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है, इनका जन्म जो है 16 अगस्त 1832 ईस्वी को हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 31 अगस्त 1920 को हुई थी। ये कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। ठीक है, जर्मनी के एक चिकित्सक भी थे और दार्शनिक भी थे, और साथ ही साथ एक प्राध्यापक यानी कि एक टीचर भी थे, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो वुंट को माना जाता है। वुंट ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना है। जैसे साइकोलॉजी को आप लोग आर्ट्स बोलते हो ना, लेकिन वुंट महोदय का कहना है कि मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी जो है एक विज्ञान है, एक साइंस है। ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले अपने आप को मनोविज्ञान कहा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कहा। सबसे पहले खुद को मनोवैज्ञानिक कहने वाले कौन थे? वुंट, जिसे आधुनिक मनोविज्ञानिक का जनक यानी कि पिता कहा जाता है। वे प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। सन 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय, एक लिप्जिंग जो है विश्वविद्यालय है, ठीक है, उसमें उन्होंने यानी कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की हुई थी। इसके बाद मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विद्या मानने लगे सभी। ठीक है, मनोविज्ञान के अध्ययन को एक स्वतंत्र विद्या मानने लगे और सब इसकी जानकारी प्राप्त करने लगे। जैसा कि आप भी अपने ऑनर्स पेपर में साइकोलॉजी रख के आप पढ़ाई प्राप्त कर पा रहे हो, तो कौन इसको स्वतंत्र मानने वाले, स्वतंत्र सब्जेक्ट के घोषणा करने वाले कौन थे? वुंट ही थे, और वुंट ने ही सबसे पहले इसे विश्वविद्यालय तक ले जाने का काम किया, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक यानी कि पितामह कहा जाता है वुंट को। वुंट का पूरा नाम है विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट। तो प्यारे दोस्तों, इसका मैंने छोटा सा झलक दे दिया। ठीक है, आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, उत्तर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर आप सभी 4 देखिए और अपने कॉपी में लिखते चलिए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, मनोविज्ञान के विकास में कोलंबिया संप्रदाय के महत्व का वर्णन करें। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये प्रश्न को अपने कॉपी में लिख लिया होगा। मनोविज्ञान के विकास में कोलंबिया संप्रदाय का महत्व क्या है? तो प्यारे दोस्तों, कोलंबिया कार्यवादियों में थॉर्नडाइक वुडवर्थ का योगदान सर्वाधिक रहा। जब कोलंबिया की बात आती है तो कोलंबिया से जो है 2 व्यक्ति के नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। एक था थॉर्नडाइक, दूसरा था वुडवर्थ। इनका योगदान सबसे अधिक रहा है। ठीक है, थॉर्नडाइक महोदय ने एक पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान लिखी, जिसमें इन्होंने सीखने के नियम लिखे हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार मनोविज्ञान उच्छिपन अनुक्रिया संबंधों के अध्ययन का विज्ञान है। थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए संबंधवाद का सिद्धांत दिया है। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से समझेंगे। थोड़ा सा झलक देता चलता हूँ मैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर, मनोविज्ञान के विकास में वाटसन के व्यवहारवाद के योगदानों का विवेचना करें। ठीक है, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे हो, मनोविज्ञान के विकास में वाटसन के व्यवहारवाद के योगदानों का विवेचना करें। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपने कॉपी में लिख लिया होगा। वाटसन की जब बात आती है तो वाटसन का मत था कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन या अनुभूति नहीं हो सकता है। वाटसन महोदय का कहना था कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन या अनुभूति से नहीं हो सकता है। इस तरह के व्यवहार का परीक्षण नहीं किया जा सकता। इनका मत था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, इनका यानी कि कहने का तात्पर्य था मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का परीक्षण भी किया जा सकता है तथा मापा भी जा सकता है। आपका व्यवहार क्या है, किस तरह का है, उसे हम परीक्षण भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ माप भी सकते हैं। ये कौन कहते हैं? वाटसन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप सभी यहाँ पर, प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में गेस्टाल्ट संप्रदाय के योगदानों की विवेचना करें। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इन प्रश्नों को भी लिख लिया होगा। यदि नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लो, क्योंकि ये ज़्यादा प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। ठीक है, और कई बार पूछे भी गए और इस बार भी 100% पूछे जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न भी आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा।
ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम एक झलक दे देता हूँ। गेस्टाल्टवादियों का मानना यह है कि व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है वो किसी भी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखने का कार्य करता है, अतः इसे संपूर्णवाद भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस सिद्धांत में प्रत्यक्षीकरण पर अधिक बल दिया जाता है। यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति किसी वस्तु का पूर्ण रूप में प्रत्यक्षीकरण कर पाता है, ना कि भागों में। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सह संस्थापक भी माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों इसके बारे में गेस्टाल्टवादी कौन कौन है, तो इसलिए कहा जाता है कि यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रतिपादित करते हैं। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के प्रवर्तक मैक्स वर्दिमर, कोफ्फा तथा कोहलर हैं। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में आपको एक छोटा सा झलक दिया। ठीक है, आपको घबराने की बात नहीं है, बस प्रश्न को लिखते चलो, उत्तर काफ़ी शानदार है। ठीक है, इसके बाद फ्रायडवादी के रूप में एरिक फ्रॉम के योगदानों का वर्णन करें। ये प्रश्न जो है सिर्फ पिछले बार पूछे गए थे। ठीक है, पिछले बार और उससे पिछले बार, यानी कि 2 बार सिर्फ लगातार पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है इस बार 3 बार भी पूरा दे, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में एक खूबी क्या है ना कि 70% क्वेश्चन जो है रिपीटेड ही आते हैं और 30% क्वेश्चन कुछ नए आते हैं। तो 70% क्वेश्चन को टारगेट करने के लिए आपको क्या करने होते हैं, यहाँ से सभी प्रश्नों को देख लेने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका मनोविज्ञान के विकास में फ्रायड के योगदानों का वर्णन करें। ये प्रश्न भी जो है 2019 और 20 में पूछे गए थे, तो हो सकता है कि 2021 वालों का सेशन थोड़ा लेट चल रहा है, तो 2022 में आपसे पूछ दे, और 2022 वाले की जो परीक्षाएं होंगी उसमें भी ये पूछ दे, तो काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो आप लोग लिख सकते हो। ये 2 प्रश्न में थोड़ा डॉट है, बट बाकी जो भी प्रश्न है ये 2 प्रश्न में थोड़ा डॉट बना हुआ है, बाकी जितने भी प्रश्न है इसमें 100% श्योरिटी है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका मानवतावादी मनोवैज्ञानिक के रूप में रोजर के योगदानों की व्याख्या करें। ठीक है, रोजर जो है बहुत बड़े मनोवैज्ञानिकल थे, इसके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से भी चर्चा करेंगे, तो थोड़ा सा मैं एक झलक दे दूं इसके बारे में। रोजर्स का पूरा नाम है कार्ल रोजर्स। ठीक है, रोजर का पूरा नाम क्या है, कार्ल रोजर्स। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं प्यारे दोस्तों। इनका जन्म जो है 8 जनवरी 1902 को हुआ था। ठीक है, 8 जनवरी 1902 को हुआ था कार्ल रोजर्स का जन्म, और इनकी मृत्यु जो है 4 फरवरी 1987 की हुई थी, और ये अमेरिका के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे। ठीक है, अमेरिका के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक में से एक थे, और मनोचिकित्सा में मानवीय संवेदना को स्थान देने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मनोचिकित्सा में मानवीय संवेदना, मानव की जो संवेदनाएं होती हैं, आपकी जो फीलिंग होती हैं, उसको स्थान के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो प्यारे दोस्तों इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं, थोड़ा शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यानी कि मानसिक रोगों के निवारण की एक मनोवैज्ञानिक विधि कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित की गई है। ठीक है, मानसिक रोग जो भी हैं उनको एक मनोवैज्ञानिक विधि से प्रतिपादित किसने किया, तो यानी कि कार्ल रोजर्स ने किया। रोजर्स का स्वस्वाद प्रसिद्ध है, अधिकांशतः उपचार प्रक्रिया या परिस्थितियों से उद्भूत प्रदत्तों पर अवलंबित। रोजर्स की मूल कल्पनाएं स्वविकास, स्वसंज्ञान, इसके बाद स्वसंचालन, ब्रह्म तथा आंतरिक अनुभूतियों के साथ परिचय, सूझ का विकास, भावों की वास्तविक रूप में स्वीकृति इत्यादि संबंधी है। ठीक है, वस्तुतः में ये व्यक्ति के वृद्धि, विकास, अभियोजन एवं स्वास्थ्य लाभ तथा स्वरफुष्टन की स्वाभाविक वृत्ति होती है। मानसिक संघर्ष तथा संवेगात्मक क्षोभ प्रकार की अनुभूतियों में अनुबाधक होते हैं। तो प्यारे दोस्तों रोजर के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, उत्तर देखते ही आपको समझ में आने लगेगा। समझ सकते हो कितने आसान शब्दों में उत्तर तैयार किए गए। क्वेश्चन नंबर 10वां आपका यहाँ पर संरचनावाद तथा प्रकार्यवाद में अंतर स्पष्ट करिए। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब चलते हैं मनोवैज्ञानिक पेपर नंबर 6 में। पेपर नंबर 5 का आप लोगों ने प्रश्न यानी कि क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख लिया होगा, यदि नहीं लिखा तो एक बार फिर से देख लो, लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन यानी कि वीडियो को बैक करके लिख लो। इसके बाद साइकोलॉजी पेपर 6 में आप सब यहाँ पर देखिए, साइकोलॉजी पेपर 6 में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। पहला है आपका प्रश्न, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम बनाएं। यानी कि कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है, उसके शिक्षा के लिए आप कौन कौन से कार्यक्रम यानी कि आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद लिखित परीक्षाएं जो होती हैं उनके गुण और दोष यानी कि इनके पॉजिटिव पहलू पर भी आपको चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है, और निगेटिव पहलू पर भी चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। तो दोनों पहलू पर आपको चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, बुद्धि को परिभाषित कीजिए। बुद्धि को किस तरह हम परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, और हम कैसे पता कर सकते हैं कि यानी कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो बुद्धिजीवी है या मंदबुद्धि है। तो प्यारे दोस्तों इसके ऊपर आपको प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि आप बुद्धि को परिभाषित कैसे कर सकते हो, सामने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है या मूर्ख है कैसे आप पता कर सकते हो। इसके बारे में मैंने आप लोगों के लिए उत्तर तैयार कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करें। शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करें तथा इसके समस्याओं अथवा उद्देश्यों का वर्णन करें।
क्वेश्चन नंबर 5 आपका बाल अपराधी की समायोजनात्मक समस्याओं की व्याख्या करें अथवा मंदबुद्धि बालकों की पहचान कैसे करें। ठीक है, मान के चलो कि बहुत सारे मैटर ऐसे भी होते हैं जो कि 18 वर्ष से पूर्व किए जाते हैं, तो उसे हम लोग बाल अपराध कह सकते हैं। ठीक है, बाल अपराध। परंतु ये बाल अपराधी होते क्यों हैं उनका, और बाल अपराधी यानी कि बच्चे में जो अपराध करते हैं वो आखिर उसकी मानसिकता कैसी होती है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ यानी कि साइकोलॉजिकल तरीके से कहा जाए तो बच्चे में जो अपराध करते हैं वो कहीं ना कहीं मंदबुद्धि होते हैं, और यहाँ पे मंदबुद्धि की पहचान करने के लिए कहा जा रहा है। तो मंदबुद्धि की पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, मंदबुद्धि की पहचान आपको कैसे करनी है इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका व्यावसायिक चयन विधि के रूप में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों एवं गुण दोषों का वर्णन कीजिए अथवा औद्योगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपका अरोचकता के कारणों का वर्णन करें तथा इससे दूर करने का उपाय बतावे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दुर्घटना के कारणों का वर्णन कीजिए। दुर्घटना के जो है कौन कौन से कारण होते हैं, ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। मान के चलो कि आपके नज़र के सामने कोई व्यक्ति दुर्घटना हो जाए, यानी कि उनकी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो आप वहाँ पे सबसे पहले पूछोगे आखिर ये दुर्घटना क्यों चला। आपके मन में ये प्रश्न अवश्य आएगा। आपके सामने किसी की दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो आपके मन में पहला थॉट्स ये आता है आखिर दुर्घटना हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है, और क्यों हुआ और कैसे हुई। तो ये 3 चीज़ आपके मन में चलती हैं, दुर्घटना क्यों हुआ, कैसे हुई और कब हुई। ये 3 बातें आपके मन में चलती है। ठीक है, और इसी के बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, कोई व्यक्ति एक्स है, उसको दुर्घटना क्यों हुआ, कैसे हुई, ये सब जानना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका औद्योगिक मनोविज्ञान की मुख्य समस्याओं का वर्णन करें। औद्योगिक मनोविज्ञान जो है उनकी मुख्य समस्या क्या है, मेन रीजन क्या है, इसके बारे में आपको वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका औद्योगिक कार्यकुशलता पर प्रकाश के प्रभाव का वर्णन करें। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी 100% पूछे जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को लिख लिया होगा। ठीक है, आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को लिख लिया है। यदि नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यदि नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इन सभी प्रश्नों का। बात करते हैं अब उत्तर का। ठीक है, बात करते हैं फाइनली उत्तर का। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर काफ़ी आसान व सरल शब्दों में साइकोलॉजी के प्रोफेसर के द्वारा किए गए हैं, और एक प्रोफेसर के द्वारा नहीं, कई सारे प्रोफेसर को मिलने के तत्पश्चात इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार किए गए हैं, और ताकि विद्यार्थी को इंटरेस्टिंग लगे। मान के चलो कोई मूवी यदि आप देखते हो तो मूवी को रटने का प्रयास नहीं करते हो, परंतु आपको मूवी याद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मूवी दिलचस्प काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। क्या होते हैं, यदि आप दिलचस्पी ले रहे होते तो कहीं ना कहीं मूवी दिलचस्प होगी। उसी प्रकार इन प्रश्नों का उत्तर जो है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और आप 100% दिलचस्पी लोगे। ठीक है, जिस चीज़ में आप दिलचस्पी लेते हो, और साइकोलॉजी भी कहता है यदि आप जो यानी कि कोई भी चीज़ में यदि आप दिलचस्पी ले रहे हो काफ़ी गहराई से ध्यानचित होकर यदि आप दिलचस्पी ले रहे हो तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटोमेटिक याद हो जाती है। कोई भी गाना आप सुनते ही आपको याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसमें दिलचस्पी लिया। तो इन प्रश्नों का उत्तर भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, यदि आपको देखते ही याद हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप बताते हैं कैसे आप इनका उत्तर प्राप्त कर पाओगे। तो मैंने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। यदि आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपको PDF देखने को मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हो तो आपको मेरे ऊपर यानी कि मेरा नंबर जो है एडमिन में है। ठीक है, एडमिन आपको सिर्फ 2 मिलेंगे, वो दोनों नंबर मेरा ही है। एडमिन को आप मैसेज करोगे कि मेरे को आपको जो भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए, उत्तर के यानी क्वेश्चन के साथ उत्तर भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बोलना, मैं आपको क्वेश्चन के साथ उत्तर भी देने का काम करूँगा। तो जाते जाते मैं एक बार फिर से बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर भी आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखने को मिलेगा। परंतु आपको PDF के फॉर्मेट में चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, आपको 100% दिए जाएंगे बिल्कुल निःशुल्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।